नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज हमारे साथ कुछ फॉरेन आउट अतिथि विद्वान मौजूद हैं। ये लगातार करीब 1.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी उस दौरान इन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया था। तब से यह लगातार नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। जब सत्ता में कमलनाथ थे उस दौरान शिवराज सिंह चौहान जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था, वह इनके धरना स्थल पर गए थे, उस दौरान इन्होंने कहा था कि जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आएगी उस दौरान सबसे पहला काम रहेगा इन फॉरेन आउट अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण। लेकिन 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण किया, पर तब से ये फॉरेन आउट अतिथि विद्वान लगातार अपने नियमितीकरण को लेकर मांग कर रहे हैं। स्थिति लगातार इनकी बिगड़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट है, पर सरकार इनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। तो आज हम इनसे जानेंगे, एक एक लोगों से जानेंगे। हमारे साथ ये 5-6 अतिथि विद्वान मौजूद हैं जो सेवा से इस वक्त बाहर हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इस वक्त किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं आपको सामने आ रही हैं, सरकार नई बातें सुन रही है? देखिए मैडम, हम कम से कम 1.5 साल से बेरोजगार हैं। 1.5 साल से कुछ भी नहीं, हमें एक पैसा नहीं मिला है। जब हम फालिन आउट कांग्रेस के सरकार में हुए थे, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जो आज वर्तमान में सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने कहा था काश मेरी सरकार होती तो आज मैं अभी उठा के आपको नियमितीकरण करता। मगर आज तक 13 महीने जितने भी उनकी सरकार को दिन हो गए, आज तक हमारी कोई खबर ली है न सुध ली है। अभी तक 450 पद जो कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत हो गए थे वो अभी तक पद नहीं आए हैं। कोरोना का संकट बता देते हैं, कभी वित्त का संकट बता देते हैं, तो कभी और किसी चीज़ का बहाना लेकर वो पद को अभी नहीं आए। लगभग अभी हम 600 लोग बाहर हैं, पर 600 लोगों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। अभी तक बहुत परेशान है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें। अब इसके पश्चात भी आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं कि आज से दर दर की ठोकर खा रहे, दाने दाने से मोहताज है। तो इस बारे में उच्च शिक्षा मंत्री जी से बात की गई? उच्च शिक्षा मंत्री से एक बार क्या, हम तो कम से कम 50 बार मिल चुके हो। उनका यही जवाब आता है कि आपसे सीएम मिलना नहीं चाहते हैं, वो करेंगे, धीरे से करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ माननीय महोदय से कि अगर सरकार के पूरे काम हो रहे हैं तो अतिथि विद्वानों के साथ इतनी देरी क्यों। माननीय सिंधिया जी ने कहा था कि मैं अतिथि विद्वान और किसानों के लिए ढाल बनूंगा, तलवार बनूंगा। तो क्या वो तलवार में जंग लग गई है जो म्यान से बाहर नहीं आ रही है? क्या वो उस ढाल में छेद हो गया है जो अतिथि विद्वानों का नाम नहीं ले रही है? अब वो जाके आज सांसद में बैठ गए हैं और हमारी कोई सुध नहीं ली जा रही है। और तो सड़कों पे उतरने की बात कही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब सत्ता में कमलनाथ की सरकार थी। तो अभी इन चीजों को लेकर उनकी क्या राय है? क्या आप लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले? जी हाँ मैडम, मेरी उनसे हम लोगों की चर्चा भी हुई सिंधिया जी से। पर बात क्या है, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि बोले हमारी सरकार बोले आप लोगों के लिए कुछ कर रही है, और शिवराज सिंह चौहान जी भी इस बारे में सोच रहे हैं। पर मैडम 14 महीने होने के बावजूद भी आज सरकार में हम लोगों के लिए कोई रियायत या हम लोगों को वापस नहीं लिया जा रहा है। लिया भी जा रहा है तो एक एक दो दो पोस्ट निकाल देती है और आश्वासन देती है आप लोगों की भर्ती तो चल रही है करके। पर नए जो पद हमारे 450 सेंशन हुए हैं वो अभी तक हो नहीं पाया है। कहीं वो वित्त का अभाव बता देते, कहीं बोलते कि सीएम साहब की अभी मंजूरी नहीं मिली है, बहुत सारे यानी बहाने कर देते हैं। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द हम जितने भी फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं उन्हें व्यवस्था में वापस लिया जाए और हमें अपनी नौकरी पे वापस रखा जाए, जिससे हमारे भविष्य अच्छा हो और हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, बढ़िया से भविष्य सुरक्षित कर सके। तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई होगी इससे आप? आर्थिक स्थिति तो इतनी खराब है कि मैं अपने बच्ची को लेके कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, और मेरी ही नहीं, ऐसे बहुत से अतिथि विद्वान हैं जिनके बच्चों की तबीयत खराब है, वो पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। स्कूलों से बार बार यानी फोन आते हैं, और मानसिक रूप से हम इतने तनावग्रस्त है कि कब क्या कर ले हमें खुद को समस्या नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं आत्महत्या ना कर ले। तो कई अतिथि विद्वानों ने आत्महत्या कर लिया। ये नियमितीकरण की वो लगातार मांग कर रहे थे, पर नियमितीकरण नहीं मिला, जिसको लेकर हत्या कर लिया। तो इस पर आपकी क्या राय? मैडम, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे एक साथी संजय पासवान जी ने आत्महत्या की थी। उस पर बीजेपी की सरकार ने एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया। माननीय गोपाल भार्गव जी आए, उन्होंने अपनी 1 माह की सैलरी उनकी बीवी को आर्थिक सहायता के लिए दी। फिर नरोत्तम मिश्रा जी आए, उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। सीएम जी शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किया। पर जब से बीजेपी की सरकार आई है 23 मार्च से लेकर के आज तक 4 अतिथि विद्वानों ने आत्महत्या कर ली।
पर बीजेपी की सरकार के सर पे जूं तक नहीं रेंगा और ना ही वो टस से मस हुई। और हर व्यक्ति की आत्महत्या पर उस जगह के स्थानीय नेता और स्थानीय मंत्री जो जिले का मंत्री होता है उससे उसको सूचित भी कराया गया, पर उनके द्वारा एक आश्वासन, जो एक झूठा आश्वासन है जिसके बल पे हम जिए जा रहे हैं, वो हमें मिलता रहा, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। साथ ही साथ जब सरकार नहीं थी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हमारे पंडाल में आए थे और उन्होंने कहा था कि ये वो अतिथि विद्वान है जिनका चयन पूर्ण पारदर्शिता से किया जाता है। और जब सरकार आ गई और हम मंत्री के पास मिलने जाते हैं तो मंत्री हमसे ये कहता है कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं क्योंकि सीएम तुमसे नहीं मिलना चाहता है। तो ये दो तरीके की बातें क्यों होती हैं हमें आज तक नहीं समझ में आया। पिछले दिनों हमारे कुछ साथी सिंधिया जी से मिले थे ग्वालियर में, उन्होंने कहा हम आपके लिए करते हैं। और जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनको पार्टी छोड़ना था और पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जाना था, तो उन्होंने विद्वान और किसान का नारा लगाते हुए कि यदि ये इनकी मांगों को पूरा नहीं करोगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तो मैं उन सिंधिया जी से भी पूछना चाहता हूं कि अब वो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। हम आपके साथ सड़क में उतरने के लिए खड़े हुए हैं। जितनी दुर्दशा प्रदेश में किसानों की है उससे भी ज्यादा दुर्दशा अतिथि विद्वानों की है। और एक पढ़ा लिखा युवा जो जिसने सालों अपनी सेवाएं महाविद्यालयों में दी हो, मेरी तो उम्र कम है पर हमारे साथ ऐसे भी साथी हैं जिनकी उम्र 55 साल 56 साल हो गई है और वो आज घर में बेरोजगार फॉलन आउट बैठे हुए हैं। वो इस समय, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि वो इस समय इतनी लंबी उम्र होने पर 20-20 साल उन्होंने अपने जीवन के क्या कहते हैं उच्च शिक्षा विभाग को दे दिया, अब वो कहाँ जाएंगे। और इस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। और आज हमारे साथी दिन ब दिन मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित होते जा रहे हैं, पर सरकार का रवैया आज भी वही है जो पहले था। तो अब हम एक अतिथि विद्वान की धर्मपत्नी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है उससे इनके घर पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे घर पर तो बहुत ही बुरी कंडीशन है और अतिथि विद्वान मैं तो इसमें थी नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने मुख्य सचिव से लेके अपने प्रदेश के प्रथम व्यक्ति राज्यपाल तक मैंने आवेदन किए हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। मैंने मई से लेकर अब तक इतने आवेदन दे चुकी, लेकिन किसी ने कोई आंसर नहीं किया। आज मेरे बच्चे ना तो एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, ना ही स्कूल का किसी तरीके का वर्क कर रहे हैं और घर में इतनी बुरी कंडीशन है कि हम उसको बयां ही नहीं कर सकते। क्योंकि लास्ट नाइट ही ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग मतलब पूरा परिवार ये सोच रहा था कि आत्महत्या कर ले। और अगर बट अब हमारे साथ ये होता है कि हमें कुछ होता है तो उसके जवाबदार माननीय आनंदीबेन पटेल रहेंगी, क्योंकि वो इस समय राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। अगर हमारी फैमिली को कुछ भी होता है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति हैं और मैं हूँ, अगर हमारी फैमिली को कुछ भी होता है तो इसके जवाबदार प्रदेश के मुखिया रहेंगे कि वो राज्यपाल मुख्यमंत्री रहेंगे। मैंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी इतनी बार गुहार लगा दी, लेकिन किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। ये हर एक पेपर है मानव अधिकार के अध्यक्ष कहते हैं कि कोई ऐसा अधिकार नहीं है नौकरी पाने का अधिकार। लेकिन अगर अध्यक्ष महोदय को मैं ये स्पष्ट बता के भी आई थी कि अधिकार होता है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक अधिकार आता है नौकरी पाने का अधिकार। मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ और मैं सोशल की टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर जब मुझे मेरे राइट नहीं मिल रहे तो मैं बच्चों को कहाँ से ये गलत डेफिनेशन दूंगी कि अधिकार होते हैं। ये गलत संविधान में क्या BR अम्बेडकर ने ये गलत डेफिनेशन दी थी कि व्यक्ति को राइट मिले। अगर राइट हमें हमारे कर्तव्यों का अनुबोध कराया जाता तो हमारे राइटों का, और अगर मानव अधिकार के अध्यक्ष बोलते हैं कि ये राइट नहीं है तो शायद उन्हें इस चेयर पे बैठने का राइट नहीं है, क्योंकि उन्हें ये होना चाहिए कि हमें कितने राइट दिए गए हैं व्यक्तियों को। ये मैंने खुद मानव अधिकार के अध्यक्ष से मेरी लास्ट टाइम 2 फरवरी को मेरी बात हुई थी। मेरा उन्होंने पेंडिंग में केस फिर 10 मार्च का अभी फिर डाल दिया, क्योंकि ये भी मेरा पिछले 18/6/2020 से लगा हुआ है, जो कि आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं की गई। और मुझे उच्च शिक्षा से फोन आते हैं कि मैं अपना ये मानव अधिकार का केस खत्म कर दूं, मैं वापस ले लूं। तो मैं कैसे वापस ले लूं? तो क्या बेटा आपको परीक्षा नहीं दिया जा? हाँ, आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हो? हाँ, क्योंकि पापा की नौकरी की वजह से फीस नहीं भर भरी। फीस मांग रहे हैं स्कूल वाले? हाँ,
देखिए ये कितनी बुरी स्थिति हो गई है अतिथि विद्वानों की। छोटा बच्चा जिसकी फीस न भरी जाने की वजह से उसे स्कूल में नहीं भेजा जा रहा है। ये मासूम बच्चे का चेहरा दिखाइए। ये जो छोटा बच्चा है वो खुद बता रहा है कि पापा की नौकरी चली गई, इस वजह से फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल वाले उन्हें बोल रहे हैं, स्कूल वाले बाहर निकाल दे रहे हैं, एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं। इतनी स्थिति बुरी हो गई है। तो सेवा से कब बाहर किया गया था आप लोगों को? 1.5 साल से हम लोग फालन आउट हैं। जब सत्ता में कमलनाथ की जी, कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी थे। उस दौरान क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े वादे करते थे, तो क्या अब वो बिल्कुल आए थे, हमारे पंडाल में आए थे और शिवराज सिंह चौहान बोले थे कि हम हैं, मामा जिंदा है, आप लोग चिंता मत करिए, हैं हम आप लोगों का अच्छा करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। उन्होंने अपने आप को पंडाल में आकर टाइगर भी कहा? बिल्कुल, उन्होंने बोला था अभी टाइगर जिंदा है और आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर तब से उन्होंने चुप्पी साध उनने चुप्पी साध ली और उनने कुछ ली। हम लोग कम से कम 1.5 साल से उनके पास 50 बार गए, लेकिन आज तक उनके पीए बोल देते कि अभी टाइम नहीं है, मिलते ही नहीं है हम लोग। मिलने भी नहीं दिया? नहीं, वो बोलते हैं टाइम लेके आओ। क्या बोल रहे हैं आप? मैं अभी जब उपचुनाव होने वाले थे उससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों को बुलाया था मुख्यमंत्री निवास पे, वहां पे हमारी एक बैठक भी हुई थी। उस पे भी उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बन जाएगी तो मैं आप लोगों के समस्याओं का तुरंत समाधान करूंगा। पर आज सरकार पुनः बने हुए भी क्या कहते हैं 6 महीने हो गए, पर सरकार ने कुछ नहीं किया। चॉपर प्लेन खरीद लिया और कर्जा ले लिया बहुत सारा, पर अतिथि विद्वानों के लिए आज तक एक भी काम नहीं किया। उस समय मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था टाइगर अभी जिंदा है, पर वो टाइगर कहाँ चला गया, जंगल में कौन सी गुफा में जाकर के शीत निद्रा ले रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, तो उपचुनाव जब था उस दौरान उन्होंने कहा था कि आप लोगों के नाम पर चुनाव जीता जा सके, ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने हमको बुलाया था, उन्होंने हमसे पूछा था आपकी मांगे क्या हैं, तो हमने उनसे ये तक कहा था कि आप यदि हमारा नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं तो हमारे जितने भी फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं केवल आप उनको अंदर ले लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या कहते हैं पूरी कोशिश करूंगा और जितने भी फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं उनको सबको जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी तो हम वापस ले लेंगे, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब तक चुप्पी साध अभी तक चुप्पी साध रखी। आप क्या कह रहे हैं? दूसरा ये था कि फॉलन आउट के ऊपर से ही ये राजनीति का पूरा तख्ता पलट हुआ था और सिंधिया जी तो ऐसे छुप के बैठ गए। उन्हें सिर्फ अपना संसद भवन जाना था, तो अगर संसद भवन जाना था तो हम लोगों का भविष्य क्यों चौपट किया? क्योंकि जब जो जीतू पटवारी कर रहे थे तो उस चीज़ शायद कमलनाथ सरकार होती, कांग्रेस की होती, तो शायद आज वो हो चुका होता। कि जब वो नोट शीट चली थी, उस नोट शीट की कॉपी भी हम दिखा सकते हैं, वो कॉपी भी हम लोगों के पास में है, उसे अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन बट ये है कि सिंधिया जी ने आज तक न तो किसानों को कुछ दिया है, न अतिथि विद्वानों को दिया। आज हमारा ये है कि मैं खुद, मेरी दांत में इतना पेन है, मैं पेन किलर खा के आज टाइम पास कर रही हूँ कि 2 रुपये की पेन किलर लेके आ रहे हैं। हम अपने मतलब 1-2-500 का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, हम अपने बच्चों की फीसें नहीं भर पा रहे। घर की इतनी ही परेशानियां हैं कि हम क्या बोलें कि कुछ आज घर में हमारे देखो तो राशन पानी नहीं है, हम यहाँ वहाँ से कितना करेंगे, हम फैमिली वालों से कितना लेंगे। फैमिली वाले ही अगर कर देंगे तो फिर सरकार ने हम लोगों को नौकरी पे रख के और फिर बेरोजगारी ही देना था, तो नौकरी का लॉलीपॉप क्यों दिया? और कल का जैसा बजट देखा जाए तो बजट में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, न अतिथि विद्वानों के लिए न किसानों के लिए। दूसरा, किसानों को ही डिफाल्टर घोषित करके सरकार उनसे कर्ज वसूली कर रही है वापस, आज अतिथि विद्वानों को है। दूसरा, कोरोना का देखा जाए, कोरोना में मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, सभी को वेतन उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद करती है, जब गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं उस चीज़ को फॉलो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ से करेगा? प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही फिर अलग होती है। प्राइवेट सेक्टर तो व्यक्ति का वैसे ही खून पीती है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमें पता है प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है। कि गवर्नमेंट सेक्टर में आज ये लोग आज पिछले मेरे हस्बैंड 6 दिसंबर 2020 से फॉलन आउट हैं, आज 3 मार्च 2021 हो रहा है, आज 13 महीने इन्हें फॉलन आउट होते हुए हो गया है। तो 13 महीने में घर की क्या स्थिति चरमराई होगी। ये घर जो है हम इस पे रेंट में रहते हैं, रेंट वाले को भी तो हमें रेंट देना है कि हमारा आज 1 साल से रेंट भी कम से कम 7 महीने से ड्यूज है हमारा रेंट। आप क्या सरकार आके रेंट देगी? अभी मेरी बेटी है वो बाहर नहीं आई है, बट उसका भी एग्जाम नहीं हुआ, तो वो भी अगर उसको आने में शर्म आ रही है कि मामा मामा बनते हैं, तो मामा किस काम के मामा हैं? क्या भांजियों का गला दबाएंगे?
नहीं, भांजियों का गला दबा रहे हैं। तुम शादी ब्याह तो दूर की बात है, उन्हें बट पढ़ाओ तो सही, उन्हें एजुकेशन तो दीजिए। आप अगर एजुकेशन नहीं दे सकते हो तो मामा किस काम के हो? शादी करके क्या दूसरे के घर जाके फिर जाके वो रोने लग जाएगी, वहां जाके फिर अपना सिर पीटेगी, फिर ऐसा कोई पति मिल जाएगा, फिर उसकी सरकार नौकरी खा जाएगी बीजेपी की आके, फिर वो ऐसा सिर पीटते रहेंगी। तो मामा ये मामा होते हैं कि ये सुकन्या या ये संबल ये सब नहीं होना। लोगों को रोजगार दो। आज की डिमांड है, आज का युवा रोजगार चाह रहा है, न कि संबल चाह रहा है। तुम झुग्गी बस्ती में जाके अनाज बांट दो, अनाज से काम नहीं होना, अनाज से पेट भरता है। व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाए सरकार। आज रोजगार की सबसे ज्यादा डिमांड है। कल मैंने बजट देखा, बजट में कोई रोजगार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि शिक्षा पे कि एजुकेशन पे खर्च का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि एजुकेशन पे इतना खर्च जाएगा। आज मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ, मैंने ग्रेड 2 क्वालिफाइड किया है, लेकिन ग्रेड 2 जो व्यापम एग्जाम हुई है उसको भी सरकार ने रद्दी में डाल दिया, क्योंकि कमलनाथ की सरकार में तो उस पर वर्क होने लगा था कि पोस्टिंग शुरू हुई थी, वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन बीजेपी जहाँ आई इन्होंने उसे रद्दी के टोकरी में डाल दिया। मैं आज क्वालिफाइड हूँ, मेरा बीएड है, एमएड रनिंग है, लेकिन किस काम का? अगर सरकार को ऐसा है तो एजुकेशन सेक्टर को बंद कर दे। जो प्राइवेट हो रहा है उसे पूरी तरीके से प्राइवेट भी क्यों कर रहा है, सरकार तो सीधा बेच दे। जो 100 साल 150 साल पहले हम गुलामी में थे, वो आज हम हमारे घर के अंदर गुलाम हैं। कहीं हम बाहर गुलाम थे, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम बीजेपी के गुलाम है, सरकार के गुलाम है। धर्म से पेट नहीं भरता। धर्म के नाम पे लो हम भी यहाँ एक पत्थर पोत दें, शिवराज जी आके यहाँ वो करें। करीब 1.5 साल से आप लोगों की सेवा में वापसी नहीं है, आप लोग फॉलन आउट हो गए हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या होगी? मैडम, मुख्य वजह तो नहीं मालूम, क्योंकि शासन की मंशा हमारा यदि उद्धार करने की है तो वो एक बार में हम सभी का उद्धार कर दे। नहीं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा चल रही है और विधानसभा ही भवन से वो ये इस बात का ऐलान कर दें कि यदि वो अतिथि विद्वानों को वापस सेवा में लेना चाहते हैं तो जो 650 अतिथि विद्वान बचे हैं उन्हें एक बार में सेवा में वापस ले लें, नहीं तो विधानसभा में ही वो मना कर दें। जिस तरीके से उन्होंने हमारे मंच में आकर के कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं सभी अतिथि विद्वानों का तुरंत नियमितीकरण कर देता, आप लोगों को तुरंत नौकरी में भेज देता। उसी तरीके से विधानसभा से कह दे कि हम तुम्हारा नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हें नौकरी में नहीं रख सकते हैं, आप लोग कोई अन्य रोजगार का साधन ढूंढ ले। अब बस केवल इतना ही हम कहना चाहेंगे, या तो हमें दवा दे दो या जहर दे दो। तो जिन मंत्रियों से आप लोगों ने इस बारे में चर्चा की, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, उन लोगों का क्या कहना है? उन सभी का कहना था कि हम आपकी बात करते हैं, हम सीएम से कह रहे हैं, सीएम आपसे मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। और कई बार हमने भी बहुत कोशिश करी, मैं स्वयं वल्लभ भवन में जो सीएम के प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं उनके पास आवेदन देकर के आया, पर हमें आज तक टाइम नहीं दिया गया एक औपचारिक और आधिकारिक मुलाकात के लिए कि हम मुख्यमंत्री की मंशा जान सकें कि उनकी मंशा किस बात की है। पर यदि हम किसी भीड़ में या पब्लिक एड्रेसिंग असेंबली में हम उनसे मिलते हैं तो वो कह देते हैं आपका काम चल रहा है, प्रोसेस में है, मुझे सब मालूम है, मैं आपका काम करूंगा। और ये कहते कहते आज 23 मार्च 2020 से 3 मार्च 2021 हो गया, पर आज तक अतिथि विद्वान दर दर की ठोकर खा रहा है, उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा? शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि सीएम चाहले तो वो रंक को राजा बना सकते हैं, क्योंकि आज वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रदेश ही नहीं वो देश में भी सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में जाने जाते हैं। पर कहीं ना कहीं तो उनसे ही ढील या देरी हो रही है, या वो हमारी और दुर्दशा देखना चाहते हैं, जिस कारण से वो आज भी हमारा उद्धार करने को तैयार नहीं है। विद्वानों की स्थिति पूरी तरह से चौपट है, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, लगातार महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। अब इस वक्त रसोई गैस की कीमत 825 रुपए राजधानी भोपाल में हो गई है और इन अतिथि विद्वानों का अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ। कई महिला अतिथि विद्वानों ने धरना स्थल पर मुंडन कराया। जब सत्ता में कमलनाथ की सरकार थी उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धरना स्थल पर पहुंचकर बड़े बड़े वादे करते थे। अतिथि विद्वानों से यह बात कही जाती थी कि टाइगर अभी जिंदा है और जब तक वो हैं तब तक इन लोगों के साथ में कोई भी कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे ही सत्ता में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आएगी, सबसे पहला काम रहेगा कि फॉलन आउट अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण। लेकिन इस वक्त सभी ने चुप्पी साध रखी है। मंत्री कहते हैं कि क्या हम आत्महत्या कर ले, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कुछ नहीं बोल रहे। ये लोग लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। कई बार
ज्योतिरादित्य सिंधिया का घेराव किया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कमलनाथ सरकार के दौरान सड़कों पे उतरने की बात कह रहे थे, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि इनके नाम पर जब उपचुनाव होना था तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें बुलाकर, सीएम ऑफिस बुलाकर इनसे चर्चा की थी और कहा था कि उनकी सरकार आते ही सबसे पहला काम नियमितीकरण रहेगा। इन लोगों ने यह भी बताया कि किसानों और अतिथि विद्वानों के नाम पर शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीत लिया, उनकी सरकार बन गई। 23 मार्च को उन्होंने शपथ ग्रहण किया, पर अभी तक इनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। करीब 600 लोग सेवा से बाहर है। ये लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं, पर जब तक इन अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण नहीं हो जाता, द लोकनीति की टीम इनकी हर आवाज को उठाती रहेगी, हर मुद्दों को सरकार तक पहुंचाती रहेगी। देखते रहिए द लोकनीति।